हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके थे डीएनए की पैकेजिंग के बारे में। और उसमें हमने देखा था प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसके अंदर किस प्रकार से जो है डीएनए की पैकेजिंग होती है, किसी भी प्रकार के जेनेटिक मटेरियल की जो पैकेजिंग है, यानी उसको किस प्रकार से रखा जाता है एक कोशिका के अंदर, कहाँ पे जो है उपस्थित होता है और किस रूप में उपस्थित होता है कोई भी जेनेटिक मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ, जो कि कुछ सेल्स में जो है डीएनए होता है, जबकि देखें तो कुछ सेल्स में आरएनए भी होता है। आरएनए जो है वो प्लांट वायरसेस में ज़्यादातर पाया जाता है, ठीक है। तो मेनली जो पाया जाता है हमको जेनेटिक मटेरियल के रूप में वो होता है डीएनए। तो डीएनए की पैकेजिंग अपना टॉपिक चल रहा है और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमने पैकेजिंग की बात कर ली थी। तो आज का अपना टॉपिक है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। तो आज हम बात करने वाले हैं, मैं यहाँ पे टॉपिक डाल रहा हूँ पैकेजिंग ऑफ डीएनए। इसको बड़ा लिख लेते हैं हम, डीएनए इन यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोटिक सेल्स, यानी यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है, कोशिकाओं के दो रूप हमको देखने को मिलते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। तो अपना जो टॉपिक चल रहा है जेनेटिक मटेरियल, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोटिक सेल, यानी यूकैरियोटिक जो कोशिका है उसके अंदर किस प्रकार से डीएनए की पैकेजिंग की जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस इसीलिए भी यहाँ पे हमको पढ़ना जरूरी है क्योंकि उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो बिखरा पड़ा होता है पूरी की पूरी साइटोप्लाज्म के अंदर, पूरी की पूरी सेल के अंदर, क्योंकि वो प्रिमिटिव टाइप की जो है सेल होती है, प्राचीन प्रकार की कोशिकाएं होती है जिन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका जो मॉडर्न सेल है, यानी कि जो नवीन प्रकार की है, इनके अंदर न्यूक्लियस है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, बहुत ही अच्छी तरह विकसित हुआ न्यूक्लियस इसके अंदर, यानी केंद्रक इनके अंदर उपस्थित होता है। और उसी की वजह से जो है जो न्यूक्लियस है, जो केंद्रक है, उसके अंदर ही जेनेटिक मटेरियल उपस्थित होता है एक सुदृढ़ तरीके से, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म के रूप में। तो यूकैरियोटिक में सबसे पहले आप ये ध्यान रख सकते हैं कि यूकैरियोटिक्स के अंदर पैकेजिंग जो है डीएनए की वो कॉम्प्लेक्स रूप से होती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है या फिर, ठीक है, पहली चीज तो ये। अब मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमने लास्ट में पहले भी हमने पढ़ा था, न्यूक्लियोलस भी उसके अंदर हमने देखा है। तो न्यूक्लियोलस पता है आपको क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस जो है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डीएनए जो है वो गुच्छे के रूप में वहाँ पे उपस्थित होता है, और वहीं से जो है आरएनए, राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन भी वहाँ से होता है। तो वो न्यूक्लियस होता है। अब उसको हम अलग रख के अभी हम बात कर रहे हैं पैकेजिंग की, तो इसके अंदर जो है हम देखेंगे कि जो डीएनए का स्ट्रैंड है, तो पूरा का पूरा जो स्ट्रैंड है, पूरा का पूरा बड़ा सा, जो कि 2.2 मीटर का ह्यूमन यानी मनुष्यों के अंदर उपस्थित होता है। तो जो डीएनए है, पहली बात तो वो ये कि उसको आसानी से जो है बाइंड करना पॉसिबल नहीं है। इतने बड़े डीएनए को इतनी छोटी स्ट्रक्चर के अंदर, जिसे हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, उसके अंदर पैकेजिंग करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो है, क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, डीएनए का जो मॉलिक्यूल है, आप हमेशा याद रखिए, ये नेगेटिवली चार्ज होता है डीएनए, ठीक है, क्योंकि एक प्रकार का एसिड है, न्यूक्लिक एसिड ये होता है, इसीलिए। अब देखिए, एसिड से जब हम किसी चीज़ को अटैच करेंगे तो वो हमेशा मेरे ख्याल से बेसिक होनी चाहिए, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होती है, यानी धनात्मक आवेश उसके ऊपर होता है, जो कि अपना स्टोन प्रोटीन होता है। तो स्टोन प्रोटीन के द्वारा हम देखेंगे किस प्रकार से जो है यहाँ पे डीएनए की पैकेजिंग की जाती है। स्टोन प्रोटीन और नॉन स्टोन प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसके अंदर होता है। तो पहले हम बात करेंगे स्टोन प्रोटीन के बारे में, और उसी के आधार पर देखेंगे डीएनए की पैकेजिंग की स्टार्टिंग किस प्रकार से होती है। तो मैं आपको बताऊं, आपको ये ध्यान रखना है कि डीएनए जो है, पहली बात तो डीएनए जो है नेगेटिव, या फिर हम लिख सकते हैं नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज होता है डीएनए। और हम बात करें इसके अंदर स्टोन, जिसके साथ इसकी बाइंडिंग होगी, तो स्टोन जो एक प्रकार का प्रोटीन है, ये जो है मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, पॉजिटिव या पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये आपको देखने को मिलेगा स्टोन प्रोटीन जो है, ठीक है। और इसी के साथ एक और प्रोटीन पाया जाता है जो है नॉन स्टोन, ठीक है, इसकी अभी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जो स्टोन प्रोटीन है,
बाकी तो हमने देख लिया कि डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, स्टोन प्रोटीन से इसकी बाइंडिंग होगी, ठीक है, उसको भी हम स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ पे देखेंगे। तो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और नॉन स्टोन प्रोटीन की भी हम यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन स्टोन प्रोटीन के अंदर जो है दो प्रकार के एमिनो एसिड मेनली पाए जाते हैं, ठीक है, दो प्रकार के एमिनो एसिड जो है वो इम्पोर्टेंट है, जो कि इस स्टोन प्रोटीन के अंदर पाए जाते हैं, वो जो है पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। और स्टोन प्रोटीन जो है ये बेसिकली बेसिक होता है नेचर के अंदर, बेसिक नेचर इनकी होती है, ठीक है। तो उनके मैं अगर नाम बताऊं तो दो एमिनो एसिड्स हैं यहाँ पे, पहला है लाइसिन और दूसरा है आर्जिनिन। इन दोनों से जो है स्टोन प्रोटीन कूट कूट के भरा होता है, यानी रिच, ये दोनों बहुत ही मात्रा में वो रिच इन दीज बेसिक एमिनो एसिड्स, यानी इनसे जो है इन दो बेसिक एमिनो एसिड से भरा हुआ होता है जो स्टोन प्रोटीन है, वो इनसे बना हुआ होता है। एमिनो एसिड इस प्रकार के पाए जाते हैं जो कि प्रकृति में बेसिक यानी क्षारीय प्रकृति के वो होते हैं। मैं एक बार यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि इसकी जो प्रकृति है, हिंदी में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वो क्षारीय प्रकृति होती है, और डीएनए जो है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये अम्लीय प्रकृति का होता है। तो इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट आप अगर लेना चाहते हैं और अपने लैंग्वेज में भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। तो आपने जो है ये सब नोट कर लिया होगा, मैं एक बार इनको मिटा देता हूँ। और अब जो है अपना काम मेनली है स्टोन प्रोटीन से, तो इसकी हम बात करेंगे यहाँ पे। तो अगर हम बात करें स्टोन प्रोटीन की, तो मैंने आपको बताया बेसिक नेचर में होता है, और इसी के इसकी जो है 8 यूनिट मिलकर एक साथ अटैच होकर 8 यूनिट मिलकर जो है स्टोन ऑक्टोमर बनाती है, स्टोन ऑक्टोमर बनाती है, ठीक है। ऑक्टोमर से आप समझ गए होंगे 8 यूनिट है तो इसे ऑक्टोमर हमने बोला है, क्योंकि स्टोन का ऑक्टोमर ये बनाती है। और ये जो ऑक्टोमर है, मैं एक बार इसको चेंज कर लेता हूँ, ये जो ऑक्टोमर है इसी के चारों तरफ जो डीएनए है वो रेप्ड होता है, और इसी एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, यानी उसको बोला जाता है न्यूक्लियोसोम। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि स्टोन प्रोटीन जो है इसकी 8 यूनिट मिलकर डीएनए की जो रेपिंग है उसकी बात हो रही है, आप ध्यान रखिए डीएनए किस प्रकार से जो है यहाँ पे रेप्ड रहता है। तो स्टोन प्रोटीन की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, स्टोन प्रोटीन की 8 यूनिट्स मिलकर स्टोन ऑक्टोमर बनाती है, और उसके चारों तरफ जब डीएनए का जो है रैपिंग होती है तो वो जो यूनिट है वो न्यूक्लियोसोम कहलाती है, जैसा हमने कुछ इस प्रकार की यूनिट्स देखी थी, ठीक है। और ये न्यूक्लियोसोम की बहुत सारी यूनिट्स और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये ठीक है। तो इसको कंप्लीट हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम कंप्लीट बोल देते हैं क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है। इसको बोला जाता है क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है। पहले मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ, इसकी और कंप्लीट हम अच्छी तरह से स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ कुछ चीज़। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो डीएनए है 2.2 मीटर लंबा, वो एक सीधा, जैसे सपोज कीजिए कि सीधा यहाँ पे रखा हुआ है। अब उसको हम जो है छोटे से स्पेस में हमको रखना है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज होता है और वो बहुत कॉम्पैक्टली जो है अटैच्ड हो, उसकी स्ट्रक्चर जो है बहुत कम जगह पे बहुत कॉम्पैक्ट तरीके से, कॉम्प्लेक्स तरीके से समा जाए, उसके लिए क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है तो हम पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन जो है उसका उपयोग लेंगे, और उसके लिए जो है हमको 8 यूनिट्स लगेंगी। वो किस प्रकार लगेंगी उसकी अब मैं भी आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बताऊंगा। और जब डीएनए स्टोन ऑक्टोमर के चारों तरफ लिपट जाता है तो पूरी एक जो गोल संरचना बनती है उसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और ये न्यूक्लियोसोम की बहुत सारी संरचना और बीच में फाइबर्स जो आपको देखने को मिलेंगे उनको पूरे को जो है क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं।
और क्रोमेटिन फाइबर की रिपीटिंग यूनिट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और जब उनको हम स्ट्रेनिंग करेंगे, जब हम उनकी स्टडी करने के लिए, जैसे स्टेन होता है, रंग करके हम उनको देखते हैं, बीट्स ऑन स्ट्रिंग एक वर्ड है, उस रूप में आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं एक बार स्ट्रक्चर बनाता हूँ। बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे। तो ये डीएनए है, सपोज कीजिए, ये डीएनए है, ये इसके ये बेस पेयर्स है, यहाँ पे ये डीएनए है, ये सीधा डीएनए। अभी थोड़ा मिनिमाइज इसको कर दिया, सपोज कीजिए जूम कर दिया हमने यहाँ पे डीएनए को, इसको थोड़ा थोड़ा हम जब मिनिमाइज करते चले जाएंगे या कॉम्प्लेक्स करते चले जाएंगे तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगी। मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो है एक ऑक्टोमर है, ये जो है एक ऑक्टोमर है, ठीक है। अब ये जो डीएनए है, इसके चारों तरफ यहाँ से कुछ इस प्रकार से लिपट जाएगा, इसके पीछे से होता हुआ वापस से आगे आएगा, ठीक है। इसके पीछे से होता हुआ इसके आगे होके और इसके पीछे से वापस आगे निकल जाएगा, ठीक है। फिर ऐसी ही एक और स्ट्रक्चर होगी आगे, फिर ऐसी ही एक और स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। और इनके चारों तरफ भी जो है ये कुछ यहाँ से इस प्रकार से लिपटता हुआ आगे होके लिपटता हुआ वापस से इस तरीके से यहाँ से इधर चला जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या होगा, जब आगे हम इसको, ठीक है, और देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं न्यूक्लियोसोम की, ये आप यहाँ पे न्यूक्लियोसोम देख पा रहे हैं। ये अब एक और चीज होती है कि जब यहाँ से वापस जाता है ना, तो यहाँ पे भी जो है न्यूक्लियोसोम की यूनिट्स उपस्थित होती हैं, एक इस मुंह पे एक इस मुंह पे। मैं आपको थोड़ा सा एज्यूम करवाने की कोशिश अगर करूँ तो सपोज कीजिए कि ये एक न्यूक्लियोसोम की यूनिट है, यानी स्टोन प्रोटीन है, ये एक यूनिट है स्टोन प्रोटीन की। अब जब यहाँ से जो डीएनए आएगा इसके पीछे से निकलेगा, यहाँ से रैप्ड होता हुआ, तो जब यहाँ पे वापस इसी डीएनए के जो यहाँ से निकला, सपोज कीजिए इसके पीछे से होता हुआ इधर से घूम के आया, ठीक है, अभी इसके कॉन्टेक्ट में आएगा, तो ये दोनों नेगेटिवली चार्ज है, तो इनको भी वापस बाइंड करने के लिए, इनको पास पास रखने के लिए, जोड़ के रखने के लिए, यहाँ पे बीच में जो है बीच में जो है ये अपना स्टोन प्रोटीन है, इसकी यूनिट्स का उपयोग हम करेंगे। यहाँ पे इनको वापस जो है घूम के इधर जब निकलेगी आगे स्ट्रिंग, तो यहाँ पे यहीं पे कहीं ऑक्टोमर जो है स्टोन ऑक्टोमर बनेगा, वो इसीलिए क्योंकि वापस से इनको अटैच रखेगा। तो इस प्रकार 8 यूनिट यहाँ पे 8 इकाइयाँ एक साथ उपयोग में आती हैं, और वो 8 यूनिट जो है एक साथ अटैच होती है और वो जो है न्यूक्लियोसोम बनाती है, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे अगर इसको, तो आगे ऐसी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगी और एक टाइम पे जाके बहुत डेंस हो जाएगी, डेंस स्ट्रक्चर हो जाएगी कुछ इसी प्रकार से। अब आगे जाके और छोटी हो गई, फिर आगे जाके और छोटी, ऐसे और छोटी, ठीक है। और इसके चारों तरफ जो है अपना डीएनए रैप्ड होता चला गया कुछ इस प्रकार से, और लास्ट में जाके एक स्ट्रक्चर बन गई। मैंने आपको जब हमने सेल पढ़ा था तो ऐसी स्ट्रक्चर हमने देखी थी, तो आप देखते हैं, इसको पहचान जाएंगे, इसको बोलते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे किस प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर है वो अपनी बनी क्रोमोसोम से लेकर, और डीएनए को जब मैंने अनरेप्ड किया, इधर से देखेंगे तो आप अनरेप्ड कर रहे हैं, यानी कि इसको जो है ये पैक हुई स्ट्रक्चर को हम खोल रहे हैं, तो हमको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे पूरी की पूरी स्ट्रक्चर दिखाई देगी। मैं आपको बताऊं तो ये जो है थोड़ी बड़ी स्ट्रक्चर, मतलब थोड़ी जूम इन वाली स्ट्रक्चर है। इसको जैसे जूम आउट करोगे आप, जैसे मोबाइल में करते हैं ना जूम आउट जैसे करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखाई देगी। अब मैं यहाँ पे नाम इसका बता देता हूँ आपको, ये प्योर डीएनए आपको देखने को मिल रहा है कुछ इस प्रकार से। मैं आपको समझाता हूँ, ये स्टोन ऑक्टोमर है, ठीक है, स्टोन ऑक्टोमर है, और स्टोन प्रोटीन से बना हुआ है, जो कि बेसिक होते हैं नेचर के अंदर, जबकि डीएनए की बात करें तो एसिडिक होते हैं। साथ ही साथ ये जो है नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, जबकि बात करें इनकी तो ये है पॉजिटिवली, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिवली चार्ज है, और इनके चारों तरफ जो है
रैप्ड होते हैं और ऐसी स्ट्रक्चर जो बनती है, इस स्ट्रक्चर को एक स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम कह सकते हैं, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी स्ट्रक्चर जो है, ऐसी बहुत सारी स्ट्रक्चर मिलकर बनाती है क्या, क्रोमेटिन फाइबर। तो इन स्ट्रक्चर को जो है हम क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन क्रोमेटिन फाइबर्स को हम बोलेंगे। और ये क्या बन गया अपना, ये क्या बन गया, क्रोमोसोम। इसको तो आप सभी जानते होंगे, गुणसूत्र इसको हम बोलते हैं, गुणसूत्र इसको बोला जाता है, ठीक है, गुणसूत्र इसको बोला जाता है। अब एक बार मैंने वर्ड बताया था बीड्स ऑन स्ट्रिंग, तो उसकी हम बात करेंगे जब ये जो स्ट्रक्चर है, बहुत सारी ऐसी स्ट्रक्चर जब हम जूम करके देखेंगे, यहाँ पे इसको हम जूम करेंगे तो ऐसी अगर ऐसी स्ट्रक्चर बहुत सारी आपको दिखाई देंगी, तो मैं एक काम करता हूँ, कहीं कहीं पे जो है उसका डायग्राम हम बना लेते हैं एक बार। यहीं पे हम उसका डायग्राम बना के मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब हम उस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो कुछ इस प्रकार की दिखेगी। मतलब ऐसा नेट बनी होती है इस चीज की, ठीक है। और कहीं भी जो है ब्रांचेस या निकली हुई, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स ये स्ट्रक्चर होती है। और इसी को जो नाम दिया गया है, आप नोट कर सकते हैं एनसीईआरटी बुक में, क्योंकि ये दिया हुआ है तो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बीड्स ऑन स्ट्रिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसको जब क्योंकि हम देखेंगे ईएम में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तब कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर ये देखने को मिलेगी। एनसीईआरटी की 12th की बुक में आप ये देख सकते हैं, एक चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो वहां पे आपको इसका प्रॉपर डायग्राम भी देखने को मिलेगा, किस प्रकार से वो बनाया हुआ है। स्ट्रिंग बोला जाता है इस चीज को, ठीक है। ये क्रोमेटिन फाइबर्स की बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम जहाँ पे उपस्थित होते हैं उसको, ठीक है। और ये पूरी की पूरी आपको समझ आई होगी कि ये क्रोमोसोम है और इसका एक एंड जो है आपने खोल के इसको देख लिया। और ये इसकी पैकेजिंग कुछ इस प्रकार, इस साइड से अगर आप देखेंगे तो इसकी पैकेजिंग होती जा रही है डीएनए की। यूकैरियोटिक सेल के अंदर हम ये चीज पढ़ रहे हैं। मैंने आपको एक वर्ड बताया था नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन उसका कहाँ पे काम है, उसकी अगर हम बात करें तो जब यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन की हमने बात कर ली, जब इसकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगी तो यहाँ पे हमको चाहिए होगा, यहाँ पे जब उसको बाइंड करेगा तो उनको चाहिए होगा नॉन स्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो अगर ये किसी स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा कि नॉन स्टोन प्रोटीन के बारे में मैंने आपको कंप्लीटली नहीं बताया, तो क्रोमोसोमल लेवल पे जब हम उसको कॉम्पैक्ट उसको करते जाएंगे और कंडेंस उसकी स्ट्रक्चर को करते जाएंगे, तो नॉन स्टोन प्रोटीन वहां पे हमको चाहिए होगा, वहां पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है डीएनए को और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और छोटी मोटी डिटेल्स हैं इस बारे में जो मैं आपको एक बार बता देता हूँ एक एक पॉइंट के रूप में, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। और आपको अगर ये समझ आया हो तो प्लीज़ आप और जो स्टूडेंट्स हैं जो सेकंड ग्रेड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अगर कोई स्टूडेंट रीट लेवल 2 मैथ साइंस की स्टडी या फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर 5-7 स्टूडेंट्स भी होते हैं तो मैं जो है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करवाऊंगा। और मेरी क्या स्ट्रेटजी रही इस रीट 2021 में जो मैंने एग्जाम दिया, ठीक है, मेरे को 129 मार्क्स इसमें मिले हैं। तो मेरी क्या स्ट्रेटजी रही, मैंने किस प्रकार से क्या क्या बुक्स पढ़ी, उसके बारे में मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो प्लीज़ आप कमेंट करें, ठीक है। उसके बाद हम, अगर आपके कमेंट्स आते हैं और इंटरेस्टेड हो तो मैं वहाँ पे स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन एक स्ट्रेटजी वीडियो तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो एक बार कमेंट भी कर दीजिएगा कि हाँ आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट आप लीजिए, मैं हट जाता हूँ यहाँ से। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर की मैं आपसे बात करना चाहता हूँ थोड़ी सी, ऊपर वाली तो आपको समझ आई होगी। एक बार इसके बारे में जो क्रोमोसोम के बारे में मेरे को आपको बताना था, इसमें क्या चीज़ बतानी है मैं आपको बता देता हूँ इधर। तो इसमें मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो क्रोमोसोम है इसके अंदर हमको जो है पैक करने के लिए, जैसे कि न्यूक्लियोसोम यूनिट्स हैं, न्यूक्लियोसोम यूनिट्स जो है बहुत सारी, ठीक है, प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन जब हमने इसको अंदर ऐड कर दिया, ठीक है, तो ये क्रोमोसोमल यूनिट बन गई। तो ये एक हायर लेवल की पैकेजिंग है, ठीक है। हायर लेवल पैकेजिंग करके, मतलब लोअर लेवल की पैकेजिंग तो हमने देख ली, हिस्टोन प्रोटीन के साथ न्यूक्लियोसोम बना। अब न्यूक्लियोसोम को क्रोमोसोम के अंदर, न्यूक्लियोसोम यूनिट्स को जो है फाइबर्स को, क्रोमेटिन फाइबर्स को हम बोल सकते हैं। मेरे ख्याल से इसको जो है इसकी बहुत सारी यूनिट्स क्या कहलाएंगी, क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमेटिन भी हम उसको बोल सकते हैं,
ठीक है। क्रोमेटिन फाइबर्स के साथ मिलकर आप ये लिख सकते हैं कि क्रोमेटिन फाइबर्स जो है वो नॉन स्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर और एक हायर लेवल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं या कॉम्पैक्ट फॉर्म कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाते हैं जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। इतनी सी चीज मैं आपको बताना चाह रहा था इसके अंदर, फिर हम इसकी बात करेंगे। तो एक बार इसको मैं मिटा देता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं छोटी सी चीज का। तो अब मैं बात कर रहा हूँ इस चीज की, इसकी स्ट्रक्चर को हम वापस से कंप्लीट करते हैं। तो कुछ इस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको जब हम स्टेन करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, इसको इसकी स्टेनिंग हम कर देंगे। सपोज कीजिए इसकी स्टडी करनी है हमको, और इसकी स्टेनिंग हम कर देंगे। स्टेनिंग मतलब आपको पता है कलर, रंग देना, ठीक है। रंग देंगे हम क्योंकि इसकी स्टडी हमको करनी है, ठीक है। इसकी स्टडी करने के लिए हम इसकी करने के लिए, क्योंकि स्टेनिंग जब हम किसी भी सेल को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ट्रांसपेरेंट दिखाई देती है, ठीक है। तो उसको स्टेनिंग करने के बाद उसमें थोड़ा सा रंग आ जाता है, तो हम करते हैं स्टेनिंग के लिए। खैर वो एक अलग बात है। तो जिस प्रकार से आपने सुना होगा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम की स्टेनिंग, तो उसी प्रकार से हम इसकी स्टेनिंग जब हम करेंगे तो दो प्रकार के इसके अंदर रीजन्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है। या फिर न्यूक्लियस की जब हम स्टेनिंग करेंगे दो प्रकार के उसके अंदर आपको यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर रीजन दिखाई देंगे। एक तो लाइटली स्टैंड, और दूसरा जो है डार्क स्टैंड। अब मैं सब आपको क्यों बता रहा हूँ कि लाइटली जो स्टैंड रीजन होगा वो ये फाइबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे लूजली कॉम्पैक्ट, मतलब यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो है जो डीएनए है वो लूजली पैक्ड होगा, वो लूजली पैक्ड डीएनए होगा, ठीक है। यानी थोड़ा डिले तरीके से यहाँ पे वो डीएनए है जो पैक्ड हुआ रहता है। लेकिन डार्क स्टैंड की हम बात करें, इस रीजन की अगर हम बात करें, तो ये जो रीजन है ये कौन सा होगा, जहां पे जो है डेंसली पैक्ड डीएनए उपस्थित होता है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से, डेंसली जहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से गुच्छों के रूप में बहुत उलझे हुए जो डीएनए पैकेजिंग होती है, तो वो रीजन को जब हम स्टेन करते हैं तो डार्क फॉर्म में होता है, यानी कि वो गहरा कलर वहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेता है। सिंपल सी बात है, करेगा ही सही, ठीक है। जबकि लाइटली लूज पैकेजिंग डीएनए है जहाँ पे वो लाइटली स्टेन होता है, क्योंकि वो जो है कलर को इतना एब्जॉर्ब, स्टेन को इतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, ठीक है। तो एक बार इसको जो है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और छोटी सी चीज़ मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगा कि जो मोर डेंसली पैकेज जो डीएनए का रीजन है, इसको, इस वाले रीजन को हम बोलते हैं, इस रीजन को जो है बोला जाता है, इसको बोला जाता है हेटेरोक्रोमेटिन। ये जो है वर्ड आपको ध्यान रखना है, हेटेरोक्रोमेटिन। और ये जो लूजली पैक्ड डीएनए वाला रीजन है इसको बोला जाता है ईयू क्रोमेटिन, ठीक। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, ईयू क्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन। और ये इसीलिए भी आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ से कुछ क्वेश्चंस अलग अलग प्रकार से बन सकते हैं। पहली चीज आपको एक और चीज याद ध्यान रखनी है, यूओ क्रोमेटिन जो रीजन है ये ट्रांसक्रिप्शन के लिए ज्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार, और हम अलग से इनको लिख लेते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या फिर उसी में आप लिख सकते हैं इसको। तो आप इसके अंदर जो है दो वर्ड मैंने बताए, तो यूक्रोमेटिन जो है लूजली पैक्ड होता है, वहीं बात करें हेट्रोक्रोमेटिन की तो डेंसली पैक्ड होता है।
ये ट्रांसक्रिप्टली एक्टिव होता है और ट्रांसक्रिप्टली इनएक्टिव होता है। ट्रांसक्रिप्शन अगर आपने सुना है तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा, उसके बारे में भी आपको बताता हूँ, तो ये एक बार एक नोट कर सकते हैं आप कंटिन्यू साथ के साथ। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। सॉरी, ट्रांसक्रिप्शन की अगर मैं आपको बात बताऊं तो डीएनए से जो है जब आरएनए बनता है, तो आज के इस वीडियो में हमने बात की पैकेजिंग ऑफ डीएनए की और किनके अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा। प्लीज़ आप शेयर कीजिए इस वीडियो को, अगर आपको ये समझ आया है तो आप प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और स्टूडेंट्स को, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।